अस्सलामुअलैकुम, मैं असदुल्ला खान हूँ। दो तीन चीज़ें इस वीडियो में आपके साथ मैं शेयर करता हूँ। आखिरी दिन है कल। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अगर कल बल्ले का निशान नहीं मिलता, वो फैसला जो महफूज किया गया है वो सुनाया जाना है और इम्कान है कि वो फैसला कल सुना दिया जाएगा। अगर बल्ले का निशान तहरीक इंसाफ को नहीं मिलता तो तहरीक इंसाफ के पास मुमकिन तौर पर कौन सी ऑप्शंस हैं, तहरीक इंसाफ के पास रास्ते कौन से बचेंगे, वो क्या करेगी, इस पर एक तो हम बात करेंगे। दूसरा, जो पार्लिमानी बोर्ड का नून लीग का इजलास चल रहा है, नून लीग के इजलास में ख़वातीन की तकरार हुई है मरियम नवाज़ के साथ और मरियम नवाज़ ने उन्हें डांट पिलाई। ख़वातीन आगे से डट गईं। कौन कौन सी ख़वातीन थीं और किस खातून पर मरियम नवाज़ गुस्सा कर गईं, ज़रा इस पर कुछ बात करते हैं। और फिर कॉफ़ी बनाने वाली खातून जो PMLN की लीडरशिप के लिए कॉफ़ी बनाती है, ये क्या कहानी है, ज़रा इस पर भी हम बात करते हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि तहरीक इंसाफ कागजात नामजदगी जमा हो रहे हैं। कागजात नामजदगी जमा होने के का कल आखिरी दिन है और तहरीक इंसाफ के लोगों से आज दिन भर जो कुछ होता रहा, मैं उसको रिपीट नहीं करना चाहता। आप जानते हैं कि कागजात नामजदगी कहीं छीन लिए गए, कहीं लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया, कहीं जमा नहीं कराने दिए गए। इस पर मैं अभी शाहजेब खानजादा का प्रोग्राम देख रहा था, उस पर सोहेल वड़ाइच साहब बैठे थे। सोहेल वड़ाइच साहब कह रहे थे कि बस बहुत हो चुका, अब इतना ज़्यादा ना कीजिए। सोहेल वड़ाइच साहब कह रहे थे कि ऐसा ना हो कि जीतने वाले को भी मजा ना आए, बल्कि वो कह रहे थे कि अब तक भी जो कुछ हो चुका है, जिस तरह से हालात बन गए हैं, अब इसमें नून लीग जीत ही जाएगी, लेकिन इससे भी ज्यादा अगर आप करेंगे तो फिर नून लीग को भी जीत का मजा नहीं आएगा। तो इसलिए इसको यहाँ ऑपोजिशन को बिल्कुल दीवार से ना लगा दिया जाए। सोहेल वड़ाइच साहब ये तज्जिया कर रहे थे शाहजेब खानजादा के प्रोग्राम में। तो उनकी तजवीज़ ये थी कि बल्ले का निशान आने दें, बल्ले का निशान आ जाएगा तो भी नून लीग ही जीत जाएगी, इस वक्त तक जो कुछ हो चुका है, ये उनका तज्जिया है। बहरहाल, लेकिन शाहजेब फिर भी बार बार ये सवाल करते रहे कि अगर बल्ले का निशान मिल गया तो फिर तहरीक इंसाफ जीत सकती है वो तो। लेकिन सोहेल वड़ाइच साहब और जो मुजीबुर रहमान शामी साहब थे, वो समझते हैं कि नहीं, अब तहरीक इंसाफ के साथ इस वक्त तक जो कुछ हो चुका है, अब उनके लिए जीतना मुमकिन नहीं रहा। ये दोबारा इलेक्शन डे ही में बताएगा। लेकिन जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो ये है कि कल अगर इंतखाबी निशान तहरीक इंसाफ को नहीं मिलता तो फिर उसके पास चारा क्या है, क्योंकि अगर इंतखाबी निशान नहीं मिलता तो फिर उसके सारे उम्मीदवार आज़ाद हो जाएंगे, आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर, यानी कहीं पर निशान कुछ होगा, कहीं पर निशान कुछ होगा। और जब ये और फिर चले निशान होना एक अलग बात है, ये सारे लोग आज़ाद उम्मीदवार के हैसियत से लड़ेंगे, तो जब आज़ाद होंगे तो फिर जाहिर है इनके ऊपर किसी पार्टी की कोई पॉलिसी इंप्लीमेंट नहीं होगी। ये आज़ाद उम्मीदवार जीत भी जाते हैं, कल कोई अपने फैसले करेंगे, दूसरी पार्टीज में चले जाएंगे और तहरीक इंसाफ के प्लेटफॉर्म तो शायद रहे ही ना। तो इस तरह की एक अजीब सी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन पैदा हो जाएगी। लेकिन तहरीक इंसाफ के पास क्या रास्ते हैं? देखिए, तहरीक इंसाफ के पास एक रास्ता तो ये है कि वो इलेक्शन कमीशन का फैसला आने के बाद फौरी तौर पर हाई कोर्ट चले जाएं और हाई कोर्ट उनका जो इलेक्शन कमीशन का फैसला मुअत्तल करके तहरीक इंसाफ को बल्ले का निशान दे दे। ऐन मुमकिन है। और अगर वो नहीं करते तो फिर उसके नतीजे में ये दोबारा सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट में जाके यही दरखास्त कर सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट हो सकता है उनके पास। यानी दो रास्ते अभी भी उनके पास, दो चांसेस मौजूद हैं कि वो हाई कोर्ट के पास जाएं, सुप्रीम कोर्ट के पास जाएं। ये भी मुमकिन है, चूंकि इलेक्शन के मामला बराह रास्त सुप्रीम कोर्ट देख रही है, तो ऐन मुमकिन है कि ये दरखास्त लेकर तहरीक इंसाफ डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट के पास चली जाए और उनसे कहे कि आप हमें बल्ले का निशान दीजिए और हमारे साथ नाइंसाफी हुई है, हमारे इंटर पार्टी इलेक्शंस ठीक है, और वो आर्गूमेंट जो अली जफर साहब ने यहां दिए हैं वो वहां पर दोहरा दें और उनके हक में फैसला हो जाए। ये दो चांसेस मौजूद हैं तहरीक इंसाफ के पास और ऐन मुमकिन है कि तहरीक इंसाफ फैसला आने के बाद, यानी पहला तो ये है ना कि हो सकता है इलेक्शन कमीशन खुद ही तहरीक इंसाफ के हक में फैसला दे दे और कहे कि जनाब बल्ले का निशान मौजूद है। ऐन मुमकिन है कि ऐसा हो जाए, अगरचे इसके इम्कानात अब कम दिखाई देते हैं, लेकिन अगर ऐसा होता है तो फिर हाई कोर्ट के पास जाएंगे। अब आप देखिए कि इलेक्शन कमीशन भी आखिरी दिन तक फैसला महफूज करके रखा हुआ है, सुना नहीं रही। इलेक्शन कमीशन सुना क्यों नहीं रही? ताकि वो कल आखिरी दिन भी गुजर जाए और कल जाके फैसला सुनाया जाए, ताकि उनके पास इम्कानात, यानी कल एक दफ़ा पता चल जाएगा जी सारे उम्मीदवार आज़ाद डिक्लेयर हो गए हैं तहरीक इंसाफ के, निशान उनके पास नहीं है। तो इलेक्शन कमीशन आखिरी वक्त तक इंतजार कर रही है। तो ऐसे में अगर इलेक्शन कमीशन का फैसला आता है और तहरीक इंसाफ कोर्ट्स के पास जाती है तो जाहिर है टाइम कम होगा, फौरी तौर पर तहरीक इंसाफ चाहेगी कि अदालतों से उनके हक में फैसला आए। लेकिन मान लीजिए कि अगर हाई कोर्ट से भी उनके हक में फैसला नहीं आता, सुप्रीम कोर्ट से भी उनके हक में फैसला नहीं आता, तो फिर एक इम्कान उसके पास ये बचता है कि वो किसी दूसरी जमात के साथ या किसी छोटी जमात के साथ इत्तेहाद बना ले और उनके निशान पर जाकर इलेक्शन लड़ ले। कोई भी छोटी जमात जिसके पास कोई ऑलरेडी कोई चिराग का निशान मौजूद है, मोमबत्ती का निशान मौजूद है, कोई निशान मौजूद है,
ये किताब का निशान मौजूद है, उसके निशान पर चले जाएं और उसके निशान पर अपने उम्मीदवारों को खड़ा कर दें और कहेंगे ठीक है जी, हम आपके साथ अलायंस करते हैं और हम आपके निशान पर इलेक्शन लड़ते हैं। तो ये मुमकिन है कि कोई रजिस्टर्ड जमात जो है वो तहरीक इंसाफ उसकी, लेकिन इसमें कदगन ये है कि वो जो दूसरी जमात होगी, जाहिर है उसका एक अपना पार्लिमानी सरबराह होगा या उसका अपना कोई चेयरमैन होगा, उसका पार्टी लीडर होगा, तो फिर कानून के मुताबिक जो है उसी का जो आइन है या मंशूर है या उसके मुताबिक कल को अगर ये जीत जाते हैं तो उसी की जो पॉलिसी है वो इम्प्लीमेंट हो रही होगी। तहरीक इंसाफ की अपनी लीडरशिप की उनके ऊपर कोई से नहीं रहेगी, लेकिन फिर भी आज़ाद होने से बेहतर है कि वो किसी और पार्टी के प्लेटफॉर्म पर जाकर लड़ लें। इस बात का भी एक इम्कान मौजूद है, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्या ऐसा हो पाएगा, क्या ऐसा होगा, क्योंकि ये आज लतीफ़ खोसा साहब कह रहे थे कि हमने मुतबादल हिकमत अमली बना रखी है और लतीफ़ खोसा साहब जो हैं वो बड़े इत्मीनान ना कहिए, बड़े एतमाद कह लीजिए कि बड़े एतमाद के साथ वो कह रहे थे कि हमारे पास मुतबादल हिकमत अमली मौजूद है। अब उनके पास क्या मुतबादल हिकमत अमली मौजूद है, जाहिर है वो अभी बताना नहीं चाहेंगे, तहरीक इंसाफ ये बताना नहीं चाहेगी, लेकिन बहरहाल तहरीक इंसाफ जो है वो मुतबादल ऑप्शंस पे गौर कर रही है। तो ये मुझे कुछ चंद रास्ते नज़र आते हैं कि हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, और अगर यहाँ से भी बल्ले का निशान नहीं मिलता तो फिर तहरीक इंसाफ किसी और सियासी जमात के साथ इत्तेहाद करके उसके निशान पर इलेक्शन लड़ने का फैसला कर सकती है और अपने लोगों को उसके निशान पर लड़ा सकती है। ये एक ऑप्शन जो है वो तहरीक इंसाफ के पास मौजूद रहेगा, लेकिन ये भी कोई बहुत आइडियल ऑप्शन नहीं है। तो एक तो सूरत हाल ये है। अब ज़रा आ जाइए कि जो नून लीग का एक मखसूस नशस्तों के लिए ख़वातीन का पार्लिमानी बोर्ड हुआ है कल, उसमें क्या हुआ है ज़रा इसकी रुदाद आपके साथ मैं शेयर करता हूँ। सीनियर जर्नलिस्ट हैं आरिफ मलिक साहब, उन्होंने ये स्टोरी फाइल की है, ये स्टोरी उनकी छपी है। आरिफ मलिक साहब ये कहते हैं कि जी जो मखसूस नशस्तों के लिए कल एक पार्लिमानी बोर्ड हुआ है, ख़वातीन के इंटरव्यूज़ हुए हैं कि मखसूस, क्योंकि आप जानते हैं कि ख़वातीन की जो लिस्ट है वो भी जमा करानी पड़ती है कि अगर हम जीते तो उसकी एक लिस्ट तरतीब देनी पड़ती है। आपके इल्म में होगा कि बताया जाता है कि अगर हमारी 10 नशस्तें आती हैं और अगर हमें 2 मखसूस नशस्तें मिलती हैं उसकी मुनासिबत से, तो पहली 2 ख़वातीन जो हैं वो कौन सी होंगी, और अगर हम 40 नशस्तें जीत जाते हैं और हमारे हिस्से में 10 सीटें आ रही हैं तो फिर पहली 10 ख़वातीन कौन सी होंगी, और अगर हम 150 सीटें जीत जाते हैं और 40 मखसूस नशस्तें आती हैं तो उन 40 की तरतीब यह होगी। तो बाज़ औक़ात सीनियर जो ख़वातीन होती हैं उनको 36वें नंबर पे, जैसे पिछली मरतबा डॉक्टर ज़रका के साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में ये हुआ था, उनका नंबर बहुत नीचे डाला गया था, उतनी नशस्तें ही नहीं हुई, तो फिर डॉक्टर ज़रका जो है वो MP नहीं हो सकी थी और बाद में फिर उनको सेनेटर बना दिया गया। तो ऐसे जो है वो कुछ ख़वातीन के साथ ऐसे भी होता है। डॉक्टर ज़रका ही थी अगर मैं गलत नहीं कह रहा, तो उन्हीं का नाम शायद बहुत नीचे था। अच्छा, फिर अब यहाँ पर वो एक लिस्ट बननी है। अब उसमें हर खातून की कोशिश है कि हमें MPA बनाओ, हम अब जब पहले MPA बनेंगी तो फिर ही वज़ीर बनेंगी। तो अब उसमें जो है वो लड़ाई हो गई है तेज़। अच्छा, अब इसमें क्या हुआ कि पार्लिमानी बोर्ड के सामने जो 400 ख़वातीन का ये इज्तिमा हुआ, 400 ख़वातीन पेश हुई और हर खातून समझती थी कि उसकी कुर्बानियाँ सबसे ज़्यादा हैं और हर ख़वातीन ने अपनी तकरीर करते हुए, अपनी बात करते हुए अपनी अपनी कुर्बानियाँ बताई कि जी मैंने पार्टी के लिए ये किया, मैंने जेल काटी, या मैं फ़लाँ वक्त पे काउंसलर रही, या मेरा ये रोल रहा, मेरा किरदार रहा। ऐसे में खातून है मदीहा न्याज़ी, तो मदीहा न्याज़ी खड़ी हुई और उनका जो लहजा है वो बड़ा सख्त था। उन्होंने कहा कि जी मैं एक अदना सी कारकुन हूँ, मैं किसी की भांजी नहीं हूँ, किसी की भतीजी नहीं हूँ, मेरे पास कोई सिफारिश नहीं है, और चूंकि मेरे पास कोई सिफारिश नहीं है तो इसीलिए हमारी बात कोई सुनता भी नहीं है। उनका लहजा इस तरह का था और बात तल्ख थी और बात में उनकी काट मौजूद थी। तो फिर मरियम नवाज़ जो है वो गुस्से में आ गई और उन्होंने मदीहा न्याज़ी को डांट दिया और कहा कि आराम से बैठ जाओ। और मदीहा न्याज़ी ने कहा कि जी मैं यहाँ आराम से बैठने के लिए नहीं आई। उन्होंने भी आगे तुर्की बतुर्की जवाब दिया। मदीहा न्याज़ी ने कहा कि मैं यहाँ आराम से बैठने नहीं आई, अपनी कुर्बानियाँ बताने आई हूँ, और बाहर निकालना है तो निकाल दें, बात पूरी करके ही जाऊँगी। यानी आप सोचें कि मरियम नवाज़ के सामने एक खातून की ये जुर्रत कि वो खातून मरियम नवाज के सामने बोल पड़ी और कह रही है कि नहीं जी मैं नहीं बैठूंगी, मैं बात करके जाऊंगी, बाहर निकालना तो निकाल दें लेकिन मैं भी बात करूंगी, मैं यहाँ बैठने नहीं आई, हमारी कुर्बानियाँ हैं, हमारी सिफारिश नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं है हमारी बात ना सुने। बहुत सख्त सोच उन्होंने सुनाई। और मदीहा ने जब अपनी फिर बुरी बात की तो उस पर कई ख़वातीन जो हैं इस रिपोर्ट के मुताबिक वो आबदीदा हो गई। फिर उन्होंने कहा कि एक खातून ने कहा कि हिना परवेज़ भट्ट जो हैं उनकी क्या
कुर्बानियाँ हैं? ये सवाल किया कि हिना परवेज़ भट्ट की क्या कुर्बानियाँ जी। एक खातून ने कहा कि हमने मुश्किल वक्त में पार्टी का साथ दिया, अदालतों के चक्कर लगाए, नैब के बाहर मौजूद रहीं, हमने धक्के खाए। ये हिना परवेज़ भट्ट ब्रांडेड कपड़े पहन के आ जाती है, मेकअप करके आ जाती है, और इसकी क्या कुर्बानियाँ हो गई। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको बता दूं, ये वाकई कई ऐसी खवातीन थीं। जब शहबाज शरीफ साहब नैब के चक्कर काटा करते थे तो नैब के बाहर कई खवातीन जो हैं वो आकर रोज़ाना सुबह, यानी 9 बजे आना होता था शहबाज शरीफ साहब ने, वो 8 बजे आकर अपनी पोजीशन संभाल लेती थी, फूलों की पत्तियां लेकर आती थी, शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की गाड़ी में फूलों की पत्तियां डालती थी, नारेबाजी करती थी। अगरचे वो 10-15 खवातीन होती थी, लेकिन बहरहाल वो अपनी अपनी फील्डिंग सेट कर लेती थी। कोई बाहर रोड पर खड़ी हो जाती थी 5-7 खवातीन को, 5-7 अंदर अहाते में हो जाती थी, और फिर ऊपर सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर कमरा था नैब का जहाँ पर शहबाज शरीफ पेश होते थे, तो उसी कॉरिडोर में भी खड़ी हो जाती थी और फूलों की पत्तियां निछावर करती थी। और उसी का इन्होंने जिक्र करते हुए कहा कि हम नैब कोर्ट के बाहर खड़ी हुआ करती थी, हमारी ये कुर्बानियां हैं पार्टी के लिए। हम सुबह सुबह आती थी, उस वक्त हिना परवेज़ भट्ट कहाँ होती थी? और वाकई ये बात ठीक है कि हिना परवेज़ भट्ट नहीं आया करती थी, तो ये कहाँ होती थी? हिना परवेज़ भट्ट बाद में कभी कभी किसी हियरिंग में आती भी रही हैं, लेकिन बहरहाल खवातीन ने उनके ऊपर ये इल्ज़ामात लगाए कि ये इनकी क्या हैसियत है। दूसरी बात मैं आपको ये भी बता दूँ, हिना परवेज़ भट्ट के हवाले से मरीम नवाज़ के काफ़ी करीब समझी जाती हैं। और जब आपको याद होगा कि हमजा शहबाज कुछ अरसे के लिए चीफ मिनिस्टर बने थे, तो उसमें जब अपनी कैबिनेट उन्होंने बनानी थी तो मरीम नवाज़ ने भी अपने कुछ लोगों के नाम दिए थे, उनमें हिना परवेज़ भट्ट का भी नाम दिया था, लेकिन हमजा शहबाज ने हिना परवेज़ भट्ट को अपनी कैबिनेट में नहीं लिया था, क्योंकि उनको लगता होगा कि ये मरीम के करीबी हैं, मुखबरी करेंगी, मैं उनकी बंदी को क्यों अपनी कैबिनेट में लूँ, नहीं लिया था। और उसके नतीजे में हिना परवेज़ भट्ट का दिल टूट गया था, और मरीम नवाज़ ने ये शिकायत जाकर नवाज शरीफ साहब को लंदन में की थी कि देखें मैंने कुछ नाम दिए, उसमें हिना परवेज़ भट्ट का भी नाम दिया था, इन्होंने हिना परवेज़ भट्ट को कैबिनेट में नहीं लिया। तो मरीम नवाज़ ने ये शिकायत भी जाकर नवाज शरीफ साहब से उस वक्त की थी। अब एक मरतबा फिर खवातीन हिना परवेज़ भट्ट को लेकर मरीम नवाज़ से नालां दिखाई दी। तो एक खातून ने कहा कि जनाब बताएं, जब हम अदालतों में पेश होती थीं तो ये कितनी बार पेश हुई हिना परवेज़ भट्ट? हम गरीब कारकुन वहाँ मौजूद रहीं, हमें नज़रअंदाज ना किया जाए, ये दुहाई वहाँ पर दी गई। तो एक खातून ने कहा कि जी हमें भी वो मकाम दिया जाए जो ब्रांडेड कपड़े पहनने वालों को मिल रहा है। हिना परवेज़ भट्ट के बारे में यह भी कहा गया। फिर इसी दौरान तहमीना दौलताना वहाँ पर मौजूद थी, तो मरीम नवाज़ ने उनसे भी दुरुस्त लहजे में पूछा, उनसे कहा कि पार्टी के बारे में आपकी क्या खदमात हैं जी? तो तहमीना दुरानी ज़ाहिर है वो उम्र के उस हिस्से में है, और इस हिस्से में तो वैसे भी ज़ब्त कम हो जाता है ज़रा। उन्होंने कहा कि जी तहमीना दौलताना ने कहा कि आप क्या चाहती हैं, उम्र के हिस्से में मैं क्या करूं, मतलब मुझसे आप क्या एक्सपेक्ट करती हैं, मैं क्या करूं? सारी उम्र तो जाहिर है मैंने पार्टी के लिए कुर्बानियां दी, और ये बात गलत भी नहीं है। तहमीना दुरानी एक ज़माने से तहमीना दुरानी कह गया हूँ, तहमीना दौलताना जो हैं वो एक ज़माने से यहाँ नून लीग के लिए बड़ा सरगर्म कारकुन के तौर पर रही हैं, और अपने वक्त में उन्होंने बड़ा किरदार अदा किया है। अब उम्र के इस हिस्से में आकर वाकई अब वो डिज़र्व करती हैं कि उनका एहतराम किया जाए, उनको जो वो डिज़र्व करती हैं उनको दिया जाए। तो मरीम नवाज़ उनसे ये एक्सपेक्ट करती हैं कि नहीं अभी भी वो उसी तरह काम करें जैसे उन्होंने माजी में किया है। तो उन्होंने कहा कि जी उम्र के हिस्से में मैं क्या करूँ, आप क्या चाहती हैं, मैं मर जाऊँ? ये उन्होंने जब कहा तो फिर वहाँ पर अंदाज़ा हुआ कि माहौल बहुत संजीदा हो गया है। तो नवाज शरीफ साहब ने फिर वहाँ पर इंटरवीन किया और कहा कि नहीं नहीं नहीं, आप सब खवातीन की बड़ी कुर्बानियाँ हैं और आपके बगैर हमारी पार्टी आगे नहीं बढ़ सकती। और फिर उन्होंने एक ऐसी अच्छी सी सॉफ्ट सी तकरीर की जिससे मामले को ठंडा किया। लेकिन आपको पता है कि मरीम नवाज़ साहिबा, अब आप देखिए कि लीडर का टेम्परामेंट क्या होता है। अगर मरीम नवाज़ लीडर बनना चाहती हैं मुस्तकबिल की, तो वो खवातीन से उलझती रहीं और खातून से उलझती रही कि जी तुम बैठ जाओ, ख़बरदार, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, नीचे बैठो, बाहर निकल जाओ। लेकिन खवातीन ने खूब अपने दिल की भड़ास निकाली। अच्छा, मरियम औरंगज़ेब साहिबा के हवाले से जो मैंने कहा कि जी वो कॉफ़ी बनाने के हवाले से, तो ये कल आमिर मतीन साहब ने अपने प्रोग्राम में कहा। 92 पे प्रोग्राम करते हैं 10 बजे आमिर मतीन साहब, हमारे बड़े सीनियर, हमारे बहुत ही काबिल तराम और सीनियर हैं। तो वो जिक्र कर रहे थे, उन्होंने कहा कि जी कुछ लोग ऐसे हैं जिनका तीनों के साथ एक अच्छा ताल्लुक़ है, यानी कुछ लोग शहबाज शरीफ ग्रुप के हैं, कुछ नवाज शरीफ ग्रुप के हैं, और मरियम औरंगज़ेब जो है इनकी तो करीबी समझी ही जाती हैं मरियम नवाज़ की। लेकिन उन्होंने कहा कि ये तीनों के लिए कॉफ़ी बनाती हैं, यानी शहबाज शरीफ के लिए भी कॉफ़ी बना देती हैं, नवाज शरीफ के लिए बना देती हैं, मरियम नवाज़ के लिए भी बना देती हैं, यानी तीनों के साथ एक जैसे इन्होंने ताल्लुकात रखे हुए हैं। या इनको ये गुर आता है, और ऐसा गुर बहुत कम लोगों को आता है जिनका तीनों के साथ ताल्लुक हो। या तो उनका नवाज शरीफ और मरियम के साथ ताल्लुक होता है, या ज़्यादा शहबाज शरीफ के साथ ताल्लुक होता है। लेकिन मरियम औरंगज़ेब के पास ये गिदड़ सिंगी है, ये उनके पास गुर है
कि वो तीनों के लिए कॉफ़ी बनाती हैं। अब ये कॉफ़ी बनाने वाली बात जो है ये ज़ाहिर है आमिर साहब को के सोर्सेज से उनके पास आई होगी कि वो कॉफ़ी बनाती हैं तीनों के लिए, लेकिन इसमें अब इम्पॉर्टेंट जो है वो दो चीज़ें हो सकती हैं। एक इम्पॉर्टेंट ये है कि तीनों के लिए बनाती हैं या तीनों के साथ उनका एक जैसा ताल्लुक है, और दूसरी ये कि वो उनके लिए कॉफ़ी खुद अपने हाथों से बना के उनको पेश करती हैं। तो बहरहाल ताल्लुक जो है इसमें खैर कोई इतनी बुरी बात भी नहीं है। मैं भी कभी अपने दोस्तों के लिए चाय या खाना बना लेता हूँ, मेरे घर पे दोस्त आते हैं तो मैं भी उनके लिए खाना बनाता हूँ, तो इसको कोई माइंड ना करे। लेकिन बहरहाल ये आमिर साहब ने अपने प्रोग्राम में जिक्र किया तो मैं उसको सिर्फ दोहरा रहा हूँ। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।